स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के सिलसिले का फाइनल कल खेला जा रहा है। भारत ने गुज़िश्ता शब दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को एक बड़े मार्जिन यानी 68 रन से हरा दिया। स्कोर इस तरह रहा, भारत 171 रन 7 खिलाड़ी आउट और जवाब में इंग्लैंड 103 तमाम खिलाड़ी आउट। इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 16.4 ओवर खेले। इससे कबल पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एक यकतरफा मैच में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अगर कल खेले जा रहे फाइनल के बारे में बात करें तो भारत के पास सरकर्दा बैटर्स की एक फहरिस्त है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, जबकि ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी फॉर्म में है, जडेजा अच्छे तरीके से बल्ले को घुमा लेते हैं। कामयाब बॉलर की भी एक फहरिस्त है, जिसमें कुलदीप यादव, जडेजा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, हर्षदीप सिंह और बुमराह मध्य मुकाबिल टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। जहां तक जनूबी अफ्रीका का ताल्लुक है, उनका नाकाबिले शिकस्त सफर जारी है और इनके पास भी T20 के बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। मार्करम, डिकॉक, स्टब्स, मिलर, रजा हेंड्रिक, क्लासन, जबकि ऑलराउंडर में जेनसन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। स्पिनर्स में केशु महाराज और तब्रेज शम्सी ने इस टूर्नामेंट में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जनूबी अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग का शोबा किसी तारुफ का मोहताज नहीं। रबादा, जेनसन, नॉर्टिया T20 फॉर्मेट के कामयाब फास्ट बॉलर्स हैं। फाइनल में मुकाबला कैसा होगा, जोड़ कैसा पड़ेगा, तो इस बारे में बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मुमताज तजियाकार जनाब सलमान बट से। सलमान बट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, ये हुआ है कि पहली मर्तबा 2 ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची हैं जो कोई मैच नहीं हारी। देखिए, मेरे ख्याल में स्लाइट एज है इंडिया को एक्सपीरियंस की वजह से। थोड़ा सा कंडीशन बारबाडोस की भी जो है वो कोई बहुत ज्यादा कह लें कि ऐसी नहीं है कि एक टीम को आउटराइट फायदा हो जाए। अच्छी बैटिंग कंडीशन है और आई गेस के इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स फॉर्म में है। चाहे आप इनकी बॉलिंग देखें चाहे इनकी बैटिंग देखें, दोनों के कप्तानों ने अच्छी कप्तानी की। ICC में बहुत शानदार रिकॉर्ड है दोनों कप्तानों का और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा टाइट फाइनल होगा। लेट्स से 60-40, मेरे ख्याल में 60% इंडिया को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस का जहां चला। लेकिन साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है कि अगर वो अच्छा खेल पेश किया तो हु नोज के वही जीतते हैं। इंडिया के खिलाफ जो टीमें खेलती हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा क्रिकेट में कर लिया हुआ है, जो प्लेयर्स हैं क्या वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हमारा आना जाना यहाँ लगा रहता है? वो मुझे, आई मे बी रॉन्ग, आप इसमें बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो कुव्वत सर्फ नहीं करते जो टफ टीम के खिलाफ करनी चाहिए। देखिए, ये हमारा ख्याल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनको टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराया। ऑस्ट्रेलिया ने इनको जो है वर्ल्ड कप 50 ओवर का फाइनल हराया। न्यूजीलैंड ने इनको टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हराया। तो इंडिया तो पिछले 14 साल में कोई फाइनल जीता ही नहीं है। सेमीफाइनल्स भी कई हारा है, इंग्लैंड से 10 विकेटों से हारा है। तो ये ख्याल हमें ही क्यों आता है इस तरह, जबकि इसके बरक्स पिछले 8 से 9 ICC इवेंट्स में इंडिया तो कोई जीता ही नहीं है। दुरुस्त है। मैं तो ये जो कुछ मुकाबले हुए उसकी इवेंट्स की अपनी पोजीशन होती है, इवेंट जीतना वो ज़ाहिर है कि जैसे भी फाइनल हो रहा है इसमें मुकाबले का जो है वो मयार और होगा। लेकिन ये मेरी एक सोच है, मुझे लगता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे कि इंडिया के खिलाफ जब अफगानिस्तान खेला जो एक ताकत बन चुकी T20 क्रिकेट में, तो अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ तो उनके जो क्रिकेट बोर्ड के कत्तर था उन्होंने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, उनकी हुकूमत का कि आपने हमें बेपनाह किया। उसका बदला क्रिकेट में नहीं, आई थिंक एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चीज भी कोई है, क्योंकि इंडिया की उनकी आमदोरफ्त है, इंडिया में उनकी क्रिकेट की बेस है, शायद उन्हें वहां से फाइनेंशियल मदद भी मिलती हो, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर उन्हें वहां से कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल रहे हैं तभी वो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना। और उसके बरक्स हमारे साथ उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो हम पता नहीं क्यों चाहते हैं कि कुछ साल पहले जो उन्होंने क्रिकेट खेली है इधर, वो हर बार उसका शुक्रिया अदा करते रहे। अगर एक बंदा आपकी तरफ नहीं देखता तो पता नहीं हमें क्यों आदत है कि हम उसकी तरफ देखते रहते हैं। ये बात दुरुस्त है और ये जो एक तशख्खुस है और जो एक गैरत और हमीयत है उसके तकाज़ों के भी खिलाफ है। लेकिन इनके साथ हिस्टोरिकली स्पीकिंग अफगानिस्तान के साथ हमारे को ताल्लुकात कभी भी दहाइयां पुराने 50, 60, 70 साल पहले भी इतने अच्छे नहीं रहे।
कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह करे कि अच्छे ताल्लुकात हो जाए। हम तुर्की क्रिकेट के वैसे भी खैर कहाँ हैं। अच्छा, अब आ जाइए ओवरऑल इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जो इंतजामात थे, मौसम के बारे में तो बहुत से ऐसी के इवेंट जो है वो बारिश की नजर हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं बारिश में। तो ओवरऑल ये आप समझते हैं कि पिचेस को देखते हुए कोई इसमें कोई कंट्रोवर्सी अदर वे अराउंड नहीं हुई? पाकिस्तान और श्रीलंका जो सीधी टीम थी वो आउट हो गई, ये फिर भी एक कामयाब इवेंट रहा है। देखिए, इन दी एंड तो जब एक टीम जीतती है और कुछ टीमें अच्छी क्रिकेट खेलती हैं तो वर्ल्ड इवेंट जो है उसका एक इम्पैक्ट तो आता ही है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें हम बाकी वर्ल्ड कप से, तो इसमें क्रिकेटिंग हैजर्ड्स रहे। पहले तो टेक्निकल ग्लिचेस हो गए, तो ब्रॉडकास्ट के हवाले से हो गया, किसी हवाले से हो गया। लेकिन यहाँ पर तो वो सबसे मेजर चीज जिसके ऊपर मैच होगा, जो रिजल्ट्स को डिटरमाइन कर सकती है, जो टीमों की शामत ला सकती है, वो पिचेस जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं थे। एक नहीं, न्यूयॉर्क के पिच पे इतनी क्रिकेट हुई वो अप टू द मार्क नहीं था। वेस्ट इंडीज में कई मैचेस ऐसे हुए, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के जो पिच थी वो एक अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए तो बहुत बड़ा नाइटमेयर था, बिकॉज वो अनइवन थी। सामने टीम जेन्युइन फास्ट बॉलर्स थे और आपने देखा किसी का जो कदम है वो चल ही नहीं रहे थे किसी के। और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होता है बैटर्स के ऊपर, और स्पेशली ऐसी टीम जिसके प्लेयर ही दो हों, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हों। तो आई थिंक कि ये इसके ऊपर तनकीद बहुत सारे क्वार्टर्स से हुई है और आईसीसी को आइंदा जो इवेंट्स हैं उसमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि पिचेस पे मूवमेंट हो, कोई बात नहीं, स्पिन हो, कोई बात नहीं, लेकिन अनइवननेस जो है ये किसी भी साइड के लिए हेल्दी नहीं है, क्रिकेट के लिए भी नहीं है। सलमान बट साहब, आखिर में ये जो बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, हर चीज तितर बितर नजर आई हमारी टीम में। अब नया सीजन शुरू होने वाला है, बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान का विजिट करना है, इंग्लैंड ने भी आना है, और फिर ज़ाहिर है कि आने वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी वो भी सब पे आ गई है। ये जो हमारा करंट सीजन अब शुरू हो जाएगा अगस्त सितंबर में, ये जो बातें हो रही हैं फर्स्ट क्लास के हवाले से, जल्दी से कुछ तजावीज दे दीजिए कि खिलाड़ियों को किस तरीके से परखा जाए, उनको मौका दीजिए, उनके लिए लाजमी किया जाए कि वो इसको पूरी विद सिंसियरिटी और पर्पस काज़म ट्रॉफी में हिस्सा लें, और बोर्ड इस सिलसिले में, सिलेक्टर्स इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये एक पाथवे है जो मेरिट पे बेस करना चाहिए, चाहे टीम है, चाहे सिलेक्टर है, चाहे मैनेजर है, चाहे कोच है, ठीक है जी, चाहे स्पोर्ट्स स्टाफ है, चाहे आपकी छोटी टीम है, आपकी बड़ी टीम है, आपकी फर्स्ट क्लास की टीम है, आपकी डिस्ट्रिक्ट से लेके ऊपर तक जितनी टीम है, क्लब की टीम है, मेरिट प्रिवेल करना चाहिए, द बेस्ट शुड बी। और उसके अलावा द बेस्ट शुड बी इन द पोजीशंस वेयर दे बिलोंग टू, प्रोफेशनल्स की चीज है। अब हम कहाँ कहाँ नजर डालें, और हर जगह से एक ही कहानी मिलती है कि मेरिट इज मिसिंग। कोई किसी का मंजूर नजर है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का ताल्लुकदार है, किसी के फलाने मियाँ साहब वाकिफ है, किसी के फलाने खान साहब वाकिफ है। तो ये चीज जो है ये पाकिस्तान को दीमक की तरह लगी हुई है, और दीमक के मजे वो खाई जा रही है और उसे कोई रोक नहीं रहा, बल्कि सारे उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्रिकेट और क्रिकेटर से खाली बात करना क्या ये सब लोग ठीक हैं जो इसको रन कर रहे हैं, और क्रिकेट जो है प्लेयर्स भी आप वैसे ही आ रहे हैं। आप T20 के ऊपर आपने कई सालों से फोकस किया हुआ है, आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं आते, आप फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं देते और बातें करते हैं बस, हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब से ये करेंगे। वो अब ही नहीं आ रहा हमारा, ठीक है ना। वो अब उस दिन आएगा जिस दिन कोई अपने आप से काम शुरू करेगा कि यार मैं मेरिट पे हूँ, ये जिसको मेरे साथ जो 5-7 खड़े हैं मेरिट पे हैं, इनके आगे से जो मुझे मशवरे आ रहे हैं क्या वो मेरिट पे हैं, क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरिट पे है, और अगर मेरा डिसीजन गलत है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। या हम ये सारे मिलके 4-5 ये प्लान करते हैं कि यार कोई ऐसा काम करें कि जो पुठा पै गया तो किसी पे भी ना आए। तो मुझे तो लगता है यही प्लानिंग होती है कि बचना किस तरह है। ये नहीं प्लानिंग होती कि दूसरी टीम से जितना गिरता है, हर बंदा अपनी कुर्सी के बारे में ये प्लान करता है कि किस तरह मैं हर पहली को इधर मौजूद हूँ। यही हमारी बदकिस्मती है कि जरूरतमंदों से हमारी जान नहीं छूट रही। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान बट साहब, आपने अपने गरां कदर ख्यालात से हमारे सामीन को आगाह किया। सामीन कराम, स्क्वॉश अवामी सतह पर पसंद और देखा जाने वाला एक मकबूल खेल है। पाकिस्तान इस खेल में
जहांगीर खान और जानशीर खान जैसे खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने इस खेल पर राज किया। हमारे खिलाड़ियों ने वर्ल्ड ओपन और ब्रिटिश ओपन में लातादाद फतुहात हासिल की। 1950 से 1997 तक पाकिस्तान दुनिया स्क्वॉश का बेताज बादशाह रहा। इस खेल में पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से रुतबे और मुकाम से नीचे आया, ताहम फिर अहदे गुज़िश्ता की आन बान और शान को हासिल करने के लिए जंगी बुनियादों पर दोबारा कोशिशें शुरू हुई। खिलाड़ियों और फेडरेशन ने सिलसिले में कोई दकीका नहीं छोड़ा और फतुहात का सिलसिला एक सतह पर दोबारा शुरू हुआ है, बल्कि मुल्क में आलमी सतह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इसकी जामे तफसीलात क्या हैं हम जानते हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब आमिर नवाज से। आमिर नवाज साहब, हमारे सामीन को इस इवेंट की तफसीलात से आगाह फरमाइए। जी, ये चैंपियनशिप खेली जा रही है 25 जून से 29 जून तक। इसमें 12 एशिया के ममालिक जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जो मेन कंट्रीज हैं उनमें से हांगकांग, चाइना, इंडिया, ईरान, जापान, कोरिया, मकाओ, चाइना, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और इसी तरह एशियन स्क्वॉश फेडरेशन के जो टेक्निकल डेलीगेट्स हैं और रेफरीज हैं वो भी इसके कंडक्ट में हमारे साथ हैं। इतनी टीमें हैं, इनके ऑफिशियल्स का आना, टीमों का ठहरना, आप जानते हैं बकौल शख्सियत के खिलाड़ियों के बड़े नखरे होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये कितना वसी और आपका जामे मंसूबा है जिसके तहत इवेंट का इनेकाद किया है, और ये भी साथ साथ बता दीजिए कि इससे हमारी जो लोकल और जूनियर स्क्वॉश है इसको क्या बूस्ट मिलने वाला है। देखें, एक तो ये है कि 200 प्लस एथलीट्स हैं, ये जूनियर चैंपियनशिप है और 4 मुख्तलिफ एज कैटेगरीज में ये खेली जा रही है। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 एंड अंडर 19। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के जो मुकाबले हैं वो एट अ टाइम चल रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हर मेंबर नेशन को हर एज कैटेगरी में 2-2 खिलाड़ियों की इजाजत होती है। ठीक, लेकिन जो होस्ट नेशन है उसको 6 खिलाड़ियों की इजाजत है। पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर्स को इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि उनको 44 के करीब हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं इन ऑल एज कैटेगरी, बॉयज एंड गर्ल्स, या मैन एंड वुमेन आप कर लें, उन सब में हमें दूसरी नेशन से 4 प्लेयर्स ज्यादा खिलाने की इजाजत है क्योंकि हम इसको होस्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिसको के इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। क्या आप ये बसीत सेक्रेटरी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन बताना पसंद फरमाएंगे कि हमारी स्क्वॉश इस वक्त किस नहज पे है हिस्टोरिकली, कि एयरफोर्स की इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है और इदारों की मदद के बगैर हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स आगे चल नहीं सकती थी। तो जो एक रवायती तौर पे आपका इसमें एक सरपरस्ती है, इसको देखते हुए आप कितनी जल्दी ये देख रहे हैं? मुझे कुछ खबरें बड़ी अच्छी आती हैं, हम बताते रहते हैं कि स्क्वॉश हमारे पक्के तो चढ़ गई है, अब ये ग्रेटर हाइट्स तक कब पहुंचेगी? डेफिनेटली आपने बात की कि पाकिस्तान नेटवर्क चला रही है और 24/7 हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स दें और हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो लहराता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह जा रहे हैं और हम टाइम एंड अगेन मेजर स्पाइक्स भी दी हैं। लाइक हमने 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती और आपने देखा 2023 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हमजा खान हमने प्रोड्यूस किया और साथ अभी हमारे राइजिंग स्टार्स हैं 3-4 जो कि बिल्कुल यंग हैं। अशब है, नूर जमान है, हमजा है, ये हमारा फ्यूचर है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह फाइनल रिजल्ट तो नहीं बता सकता बट दे विल परफॉर्म इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स और ये वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और दूसरा ये भी बता दीजिए साथ के किस तरीके से ये जो बड़ी कवेटेड एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप है इसको सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके जरिए दिखाए जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि दुनिया को हमारा मजीद सॉफ्ट इमेज जो है वो पहुंच सके। सोशल मीडिया के थ्रू और नेशनल चैनल्स के थ्रू मतलब पूरी एफर्ट है और डेफिनेटली प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है इस पूरी मुहिम में। तो ये सारी एफर्ट जारी हैं और इंशाल्लाह हम आपको पता लग जाएगा, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और बाकी भी आप जगह। खुद महसूस करने वाली है चीजें, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनी मेक्स मेयर को बार बार इसका रोना नहीं रोना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बगैर कोई खेल जो है या खिलाड़ी जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम मॉडर्न डे स्पोर्ट्स की बात करें,
जैसे मैं समझ बहसियत एक बहुत बड़ी इदारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने खिदमत की है स्कॉच की ओवर द ईयर्स, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है, तहरीर हुक्म दिया है कि इदारे अपनी स्पोर्ट्स की टीमें बनाएं, कितना जरूरी है? आपने बदलता हुआ जमाना देखा है कि खिलाड़ियों को जॉब्स दी जाएं, उनकी माली इआनत की जाए, उनकी वेलफेयर का ख्याल किया जाए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में जो स्कॉच के खिलाड़ी हैं उनको क्या कोई सहूलत हासिल है या उनको भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखें, स्ट्रगल तो पूरी लाइफ चलती रहती है, लेकिन मैं आपको स्कॉश के प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक्स दे दूं कि एटलीस्ट हमारे जो अंडर 19 के टॉप और पाकिस्तान के जो सारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी जॉबलेस नहीं है। सबके सबको डिपार्टमेंट्स सबके पास हैं और सबके सब खेल रहे हैं। और फिर जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, हमारी पूरी एफर्ट होती है, हम इस ऑफिस को भी यूज करते हैं, हम अपने एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हैं। हम सारों को हमारी कोशिश होती है कि प्लेयर की रैंकिंग और उसके स्टेटस के मुताबिक उसको जॉब मिल जाए। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्रिकेट, आई बीन ऑल ओवर, और मैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। बड़ा जरूरी है कि हम जो हमारा बड़ा ग्लोरियस पास्ट है उनके स्टालवर्ट्स का भी थोड़ा बहुत ख्याल करें। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि जहांगीर, जांशेर, कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन और ऐसे बड़े बड़े और दरशिंदा सितारे जो हैं उससे भी इस्तेफादा किया जाए। तो आपकी जो फेडरेशन की सतह पर एक सोच है, क्या सूबाई सतह पर या मरकजी सतह पर आप इससे इस्तेफादा कर रहे हैं या इस सिलसिले में कोई जारी प्रोग्राम है? देखें, जो फेडरेशन और उसके नीचे उसकी एसोसिएशन, वो डेफिनेटली वो अपने गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स जो हैं वो फेडरेशन से या फेडरेशन की इंस्ट्रक्शंस पे ही ड्रॉ करती हैं और वहीं पे वो चलती हैं। तो हमारी सारी एसोसिएशन जो हैं वो अपनी पूरी एफर्ट कर रही हैं और डेफिनेटली जो यंग प्लेयर्स ग्रूम होके आते हैं अंडर 19, अंडर 17 के, वो ज्यादातर तो एसोसिएशन में ही ट्रेंड होते हैं। ठीक। और पिशावर में हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स हाशिम खान जूनियर स्कॉश एकेडमी है, जो कि बेसिकली बैकबोन है। जितने भी चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस आज तक निकले हैं वो ऑलमोस्ट वहीं से निकले हैं। ठीक। तो ये सारी पूरा कंट्री और ये एसोसिएशन और फिर नीचे उनके क्लब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसोसिएशन हैं वो सारी मिलजुल के ही एक फेडरेशन बनाती हैं और उसी पे ही फिर आगे हम बिल्डअप करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एम्फेसाइज कर रहे हैं कि डेवलप भी किया जाए और जो मुकामी एसोसिएशन खा वो सूबाई सतह पर हैं, खा वो डिस्ट्रिक्ट या इवन कोई तहसील भी, अगर वहां पर भी कोई लोग मुतहर्रिक हैं तो उनको हलाशेरी दी जाए। जनाब, अब बड़ी आपने से हासिल गुफ्तगू की, यानी आपने कुर्सी में दिला को बंद किया। हमारी तरफ से पेशी मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप जो एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप करा रहे हैं इस्लामाबाद में, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपकी फेडरेशन और आपके साथ हैं। आपने कीमती वक्त दिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। आपने मौका दिया कि हम आपके प्लेटफॉर्म से अपनी आवाम तक या जनरल पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। ये थे एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब आमिर नवाज, सेक्रेटरी पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन। लाहौर तारीखी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट की सबसे बड़ी नर्सरी रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर खिलाड़ियों की तादाद और मयार में तसलसल नहीं रहा जिसकी तवक्को की जा सकती थी। इस शहर की क्रिकेट का नज़्म नसक, एहतमाम और फ़रोग LRCA यानी लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़िम्मे है। इसके सदर साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कामयाब कारोबारी शख्सियत ख्वाजा नदीम अहमद हैं। शायद आपके इल्म में हो कि LRCA ने अपने मैदान में नौजवान बच्चों के लिए एक समर कोचिंग कैंप का आगाज़ कर दिया है, जो यकीनन एक खुशाइन कदम है। इस सिलसिले में ख्वाजा नदीम अहमद से हम तफसीलात जानते हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा बताइए कि इस कमिटेड जो बॉडी है, इसके सदर होने की हैसियत से ये जो समर कैंप शुरू हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं और कौन कौन लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, पहले सबसे पहले जो आपने सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। इसमें अंडर 15 बच्चे आ रहे हैं, अंडर 17 और अंडर 19। ठीक। ये 3 एज ग्रुप का हमने कैंप लगाया, बिकॉज फिर अब TCB जो है ना वो अब जो मैचेस कराएगा वो अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 का ये जो आने वाला साल है कैलेंडर ईयर है उसमें ये वाले मैचेस होंगे एज ग्रुप में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने, बिकॉज लास्ट ईयर जो हमारी टीम थी वो अंडर 13 और अंडर 16 की, उनमें रनर्स अप रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो और उसमें बहुत टैलेंटेड लड़के थे। हमने उनके मैचेस, प्री ट्रायल मैचेस कराए थे। आपको याद होगा कि हमने 6 टीमें बना के और हर जोन से, तो फिर हमने उनके मैचेस करा दिए थे।
तो और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर हमने सिलेक्शन की थी। ये सारा उसको देखते हुए कि इतना टैलेंट नीचे है, उसको हमने आगे लेके जाना है, ये यहीं पर जज ना हो जाए, तो ये हमने समर कैंप लगाया और उसमें बड़ा अच्छा उसको हमें उसका जो है ना मिल रहा है। इसमें फील्डिंग के लिए बच्चों की स्पेशल कोचेज हैं, बॉलिंग के कोचेज हैं, बैटिंग के कोचेज हैं। ये सारे जो है ना पीसीबी से हमने जो कोचेज थे ये सारे हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये इम्प्रेशन है कि जब लाहौर की टीमें बनती हैं तो इसमें स्टेक तो है बड़े क्लबों का, जो लोग वोट आपको देते हैं, और ये भी होता चला आ रहा है कि वो बाज़ औक़ात हार्ड प्रेस करते हैं कि उनके गैर मुस्तहिक खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया जाए। तो आप एक साहिब हैसियत क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको समझाने के हवाले से और साहिब और दुरुस्त फैसले करने के हवाले से आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? जनाब, ये बातें जो आप बता रहे हैं कि वो जो प्रेशराइज तो हर कोई करता है, लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। बिकॉज सारा कुछ जो सिस्टम है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम आ गया हुआ है। हमने इस साल से जो टीमें जितनी भी एज ग्रुप की हो या सीनियर हो, वो सिलेक्शन जो है उससे पहले हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या रीजनल मैचेस हो, उससे पहले हमने मैचेस करा दिए। हर जोन की 6 टीमें बना देते हैं और उनके आपस में मैच कराते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो मामलात हैं ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुके हुए। और उसमें और जो आप बात कर रहे थे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट अब मेरी जो बहुत दफा मीटिंग हुई है खुर्रम न्याजी साहब से भी, और हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मनवा लिया है, जिसमें कोचेज और जोनल सदर और रीजनल सदर बीच में बैठ के जो है ना वो टीमों की सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, नॉट ऑन द ट्रायल कि एक दिन का ट्रायल रखा और आपने वो टीम सिलेक्ट कर ली, ऐसा नहीं होगा। ये सारा टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होगा। आपके मैचेस होंगे और उन मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। जिससे अभी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट से पहले 2 डे चैलेंज कप हो रहा है और उसके सारे परफॉर्मेंस अब वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। हमने कल बैठ के कोचेस के साथ शॉर्टलिस्ट किए सारे लड़के जोन के, और वो सारे परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, जिसमें हमने ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस ली है, हमने ये चैलेंज कप की परफॉर्मेंस ली है और पिछले साल की जो कायद आजम ट्रॉफी लड़के खेले थे उसकी परफॉर्मेंस ली है। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। अब तो ट्रायल सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, अब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप आगे देखेंगे इसमें। अच्छा, अब ये बड़ा जरूरी है कि आखिर में इख्तिसार से आपने जवाब देना है कि जो लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की इमारत है इसको बड़ा पुरसको, बड़ा बासहूलत, बड़ा शानदार होना चाहिए। और जो सेक्रेटरी साहब हैं, अब मेरे में नहीं कौन साहब है, मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर मुंतखब होकर ऊपर आए होंगे और बेहतरीन इंसान होंगे, उनको यहाँ पे हम वक्त उनको सहूलत भी होगी, यहाँ पर बैठे और उनका दफ्तर भी जो है वो सहूलत से मुज़य्यन होना चाहिए। तो इस इमारत के हवाले से मेरा ये आइडिया, या कुछ लोग भी बातें बताते हैं कि इसकी हालत दुरुस्त नहीं है, तो इससे तो आपने कुछ तवज्जो दी है? सर, हम रेनोवेशन करवा रहे हैं। हमारी तकरीबन 80% उस बिल्डिंग की रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप कुछ दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे, वहाँ पे आपको विजिट भी करवाएंगे कि हमने बेहतरीन दफ्तर और बेहतरीन ड्रेसिंग रूम्स और बेहतरीन बाथरूम्स बनवा दी। तो जिसकी वजह से ये सारा जो पुराना सिस्टम, पुराना जो था ना जो पवेलियन था, वो निजाम खत्म हो गया। अब बिल्कुल मॉडर्न निजाम के ऊपर हम लेके आ। चलो जी, हम तो दुआई कर सकते हैं और आपको हल्लाशेरी दे सकते हैं। दूसरा, जब आप बोर्ड की मीटिंग में जाया करें तो ये भी उनसे कहा करें कि जब ICC का इवेंट होने वाला है या बांग्लादेश की टीम कभी आती है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में मैच शायद नहीं होगा क्योंकि स्टेडियम उसकी असर नौ तामीर हो रही है। तो जो इनकम होती है उसमें दूसरे शहरों को भी और लाहौर को भी उसमें से कोई हिस्सा दिया जाए ताकि आपकी माली हालत जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। मैं आपका बेहद ममनून हूँ ख्वाजा नदीम साहब के, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे ख्वाजा नदीम अहमद, सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन। सामीन कराम, न्यूजीलैंड में मुतय्यन पाकिस्तानी नजाद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वेलिंगटन फायरबर्ड्स के बॉलिंग कोच अजहर अब्बास से गुफ्तगू का पहला हिस्सा आपने गुज़िश्ता रेडियो शो में सुना। हम अजहर अब्बास से न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस, बादज़ां अवामी रद्द-ए-अमल और टीम में तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि क्या चेंजेस आएंगी, कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगी। हाँ, जो सीनियर प्लेयर हैं जैसे केन विलियमसन का आपने नाम लिया है, नो डाउट वो इनका बहुत बेहतरीन प्लेयर और पिछले 10 सालों में उन जैसा प्लेयर ही कोई नहीं था न्यूजीलैंड के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि वो वाइट बॉल से अपने आप को विदड्रॉ कर लेंगे, रेड बॉल वो खेलते रहेंगे। इसके अलावा वो फ्रेंचाइज लीग वगैरह खेलेंगे। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो अपकमिंग प्लेयर हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के टूर पे उन्होंने काफ़ी सारे यंग लड़के भेजे थे, तो अब आप इन लड़कों को ज़्यादा देखेंगे उनकी नेशनल टीम में।
न्यूजीलैंड में टैलेंट कितना है जरा बताइए, बेंच स्ट्रेंथ क्या है? मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पर बात हो रही है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं है, बड़ी कमजोर है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो दुनिया में किसी भी मुल्क के टैलेंट से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो न्यूजीलैंड का टैलेंट है वो और पाकिस्तान के टैलेंट में ये फ़र्क है कि न्यूजीलैंड का जो भी टैलेंट है, एक तो वो सरफेस पे आ जाता है, यानी उसके सामने कोई रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए जाते। जितना आप टैलेंटेड होते हैं, जितना आपके अंदर पोटेंशियल होता है, वो उसको मैक्सिमाइज ऊपर लेके आते हैं। तो न्यूजीलैंड का जो टैलेंट है वो पाकिस्तान के टैलेंट से ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन सिस्टम उसको इतना प्रमोट करता है, इतना उसको कोशिश करता है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को सरफेस पे लाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनका जो टैलेंट है वो वेल ग्रूम है और वेल 360 राउंडेड है। पाकिस्तान के जो बॉलिंग के इश्यूज हैं उनको एक तो हाईलाइट कीजिए और तजावीज़ भी दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर 2004 से हूँ और जब मैं शुरू में आया था तो मैं एज ए प्लेयर आया था और मैं वेलिंगटन फायरबर्ड्स का ओवरसीज़ प्लेयर था। उसके बाद मैं ऑकलैंड की तरफ चला गया और ऑकलैंड जो इनका लार्जेस्ट सिटी है, फिर मैं उनका ओवरसीज़ प्लेयर रहा 4-5 साल और वहाँ पे ही मैंने फिर कोचिंग की तरफ, बल्कि मुझे इन्होंने ही इनकरेज किया कि आप कोचिंग करें और आपके अंदर पोटेंशियल है। आप जिस तरह हमारे टीम के जो मेरे साथ प्लेयर खेलते थे, मैं जिस तरह उनको हेल्प करता था, जिससे इनको लगा कि यार ये बंदा इवेंचुअली अगर कोच बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो फिर इन्होंने मुझे कोचिंग कोर्सेज वगैरह करवाए। फिर इन्होंने मुझे शुरू में जूनियर टीम में दी, जैसे अंडर 17 है, अंडर 19 है ऑकलैंड की। फिर ऑकलैंड ए का हेड कोच बना दिया। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने ऑकलैंड एसेस जो उनकी मेन प्रोफेशनल टीम है उसका मैं बॉलिंग कोच बन गया। फिर हमने सारी ट्रॉफियाँ वगैरह जीती 3-4 साल कंटिन्यू। तो मेरा जो यहाँ पे जो मैंने चीज़ सीखी है वो ये है कि प्लेयर्स के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। और दूसरा, आपके सवाल का ही जो जवाब है वो ये कि पाकिस्तान प्लेयरों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ख़ासतौर पे बॉलर्स के बारे में। तो मुझे उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन जो चीज़ उनमें कमी है वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक तो उनको ये समझ नहीं आती कि इस बैट्समैन को इस वक्त कौन सी बॉल करनी है। एक उनको ये समझ नहीं आती कि इस पिच के ऊपर कौन सी बेहतर ऑप्शन है कि मुझे इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड में, इस फॉर्मेट के अंदर, इस सिचुएशन में क्या बॉलिंग मेरे लिए बेहतर है। तो ये जो चीज़ें वो लैक करते हैं, ये मेरी जो समझ है उसमें ये मेंटल चीज़ें हैं। उन्हें मेंटली ग्रूम करने की ज़रूरत है कि ये बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, पिच के हिसाब से बॉल करनी है, आपने अपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपने प्लान को बनाना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं या जनरली बैट्समैन भी होंगे इस कैटेगरी में, जो थोड़ा लैक करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में न्यूजीलैंड में क्या इमेज है? देखें, पाकिस्तान के बारे में जब मैं शुरू में आया था तो उस वक़्त तो पाकिस्तान की टीम को यहाँ बहुत ही डेंजरस टीम समझा जाता था। यहाँ के लोग मुझे बताते थे कि यार पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होते हैं, उन्होंने आके हमारे ऐसे ऐसे यहाँ पे मैच जीते हैं। मैं ये लेट 90s की और अर्ली 2000 की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को यहाँ के लोगों के मुंह से जब मैं सुनता था मैं बड़ा हैरान होता था। लेकिन क्योंकि अब मेरा 21-22 साल हो गए हैं मुझे यहाँ, तो ऐसा ऐसा मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों का माइंड सेट जो है, उनकी बातें जो हैं वो चेंज होती गई हैं। अब वो पाकिस्तान की टीम को इतना वो सीरियस और इतना थ्रेट नहीं समझते। अब जो लास्ट टीवी प्रोग्राम में एक में मैं भी शामिल था, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा था कि पाकिस्तान की टीम थ्रेट नहीं है, लेकिन एक या दो ऐसा कोई प्लेयर वो ले आते हैं हर दफ़ा जिसका हमें ज़्यादा समझ नहीं होती या हमने उसको ज़्यादा देखा नहीं होता। जैसे कोई नया प्लेयर आ जाता है लास्ट ओवर में, जैसे साइम अयूब आ गया था। इंडिविजुअल प्लेयर्स जब ज़्यादा जिनके बारे में पता नहीं होता न्यूजीलैंड में, वो कहते ये थे कि ये टीम थ्रेट नहीं है, लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई एक दो प्लेयर ऐसे आ जाते हैं जो मैच विनर होते हैं। शुरू में बहुत हाईलाइट करते थे पाकिस्तान की टीम को, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम समझते थे, लेकिन अब जो है वो इसको वो वाली हैसियत हासिल नहीं है बदकिस्मती से जो शुरू में होती थी। Any particular message you want to give your friends in Model Town or in particular Pakistan and Lahore? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि हमारा जो पाकिस्तान एक अल्लाह का दिया हुआ बहुत अजीम मुल्क है और इसमें जो लोग बसते हैं वो भी बहुत बासलाहियत लोग होते हैं। मैं हर मुल्क में तकरीबन अब फिर चुका हूँ, ज़िंदगी मेरी इन्हीं मुल्कों में गुजरी है। इंडिया में बहुत रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, यूके में रहा हूँ। जितना टैलेंट अल्लाह ने पाकिस्तानियों को दिया है शायद ही किसी और कौम को दिया हो। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने सब सुनने वालों को यही कहूँगा
कि अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, फिर उसके ऊपर अपनी पूरी मेहनत करें। जो मेरे दोस्त हैं वो तो अब काफ़ी प्रैक्टिकली लाइफ में हो गए हैं, अब तो उनके बच्चे भी सबके जवान हो गए होंगे। तो मैं सबको वेल विशिंग करता हूं कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रखे और जहां भी हैं आबाद रखे। बहुत शुक्रिया अजहर अब्बास। शुक्रिया राजा भाई। ये थे वेलिंगटन फायरबर्ड के बॉलिंग कोच अजहर अब्बास। अब हमारे स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। तसलसल के साथ मैसेजेस भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके तमाम पैगामात बगौर पढ़ते हैं। आपकी तजवीज़ हमारे लिए बड़ी मोतबर हैं। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरबत अली खान, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।